यस। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग लग करेक्ट। गई है। हाँ, तो आंसर क्या चूज किया आप लोगों ने? सी। इसमें सी। सी लग रहा है। हाँ सर, मुझे भी सी लग रहा है। कितानिया, आपको भी सी लग रहा है? ओके, बी लग रहा था आपको। ठीक है, सी को पहले लगाते हैं, अगर सी नहीं होगा सही तो हम फिर बी पे जाएंगे। सी ही सही है, ठीक है इसमें। ये इसको इंग्लिश में ही देख लेते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग मैंने आपको बताया है एक बार, जब हमने इन्वायरमेंट वाले फ्लैश कार्ड किए थे तो उसमें आपको बताया था कि क्या होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, कैसे बनता है। पहला वाला स्टेटमेंट से ही बनता है वो। उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और दोनों जब रिएक्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो स्मॉग क्रिएट होता है, उसको हम फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग ज्यादातर जो है वास्ट सिटी जो होती है, जो बहुत ज्यादा जहाँ पे ट्रैफिक होता है, सराउंडिंग एरिया होता है, सबब्स होता है, मेट्रो सिटीज होती हैं, वहां पे बनता है, क्योंकि वहीं पे जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलता है फैक्ट्रीज और व्हीकल से। सो वहां से और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनता है, जिसकी वजह से दोनों रिएक्ट कर जाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और स्मॉग क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो ये एक चीज थी। दूसरा क्या है कि इसको कैसे समाप्त किया जाता है, इसका एक मेन मेथड है कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, इसको कम किया जाता है। और ये ज्यादातर जैसे नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है वो इंडस्ट्री या मोटर व्हीकल से निकलता है। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं और इसको जो है कार में फिट कर देते हैं, जहां से कार से एग्जॉस्ट यानी कि फ्यूम निकलता है, धुआं निकलता है, वहां पे इसको फिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन ऑक्साइड कम निकलता है और जो है गैसेस कम प्रोड्यूस होती हैं, तो रिड्यूस हो जाता है। इसको हम कैटालिटिक रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या प्रयोग किया जाता है, तो कैटालिटिक रिडक्शन का प्रयोग किया जाता है इसको कम करने के लिए। ठीक है। ओके। और एक चीज और, जैसे जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये इंक्लूड किया जाता है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था द यूज ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस रिड्यूसेस वीओसी इमिशन फ्रॉम मोटर व्हीकल। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए ही हम एलपीजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग करते हैं मोटर व्हीकल्स में। ठीक है। ये तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको खैर आप लोग प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप से। ठीक है, तो आप लोग करना। या एक काम करिए, इसको आप निकालिए, ज़्यादा टाइम नहीं निकलेगा। अगर कॉपी पेन है आपके पास तो निकाल लीजिए, कौन किस क्या क्या संबंध बन रहा है। ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इस बार थोड़ा से एक बना करके। सी इज द वाइफ ऑफ ई। ओके, ए इज द मदर ऑफ सी। और एस इज द सन ऑफ ई। टी इज द सिस्टर ऑफ एस। ओके। ओके, हाउ ए इज रिलेटेड टू टी। सर बी ओवर ग्रैंड मदर। ओके। यस, सारिका और तान्या, आप लोग भी निकाल लें, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब अभी जो भी एग्जाम आप देंगे, ब्लड रिलेशन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डाल दें। रीजनिंग का पार्ट है ये।
यस, निकल गया। हाँ। सर हिंदी में एक बार कर दीजिएगा। हिंदी में कर दूं? अच्छा, ठीक है। सर हाँ सर बी होगा। ओके। तान्या, आपने भी निकाल लिया? यस सर, ओके, ये बी। होगा। बी आपने भी चूज किया, ठीक है, तो वही होगा, ठीक है। ये आपने ऐसे बनाया होगा पूरा, सी और ई और ऐसे करके, तो आपको पता चल गया होगा ए और टी ग्रैंड मदर का रिलेशनशिप मैटरनल ग्रैंड मदर का होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर? सारे वैसे जीके के भी क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। सर सी ऑप्शन है। ओके, सी ऑप्शन। ग्रीन हाउस गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस आपको चूज करना है। प्राइमरी में तो सर ये भी आएगा H2O, वाटर वेपर भी आ सकता है। हम्म। सर और ओजोन जैसा थोड़ी होगा, मतलब ए बी सी होना चाहिए। नहीं, प्राइमरी में हो सकता है, चारों ऑप्शन हो सकते हैं प्राइमरी में। अच्छा, तो फिर ऑप्शन डी ही होगा। पता नहीं। ओके। तो सारिका, आपको भी डी लग रहा है? डी को लगाएं? सर लगा दीजिए, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। नहीं, डी ही होगा, इसमें कंफ्यूज मत होइए। देखिए, हमने आपको लिस्ट दी है, ठीक है, तो ये लोग घुमाते हैं, प्राइमरी कहेंगे, सेकेंडरी करेंगे, ये सब कुछ नहीं, मतलब जैसे ही ग्रीन हाउस दिखे उसकी लिस्ट आप याद रखें, ठीक है। हमने दे रखी है उसकी लिस्ट, तो उसको आप याद रखें। और उसमें वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, और उसमें आपके इस आई थिंक ये भी आ जाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और SFC, HF6, ठीक है, ये सब भी आ जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो याद रखें उसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? सब जीके के क्वेश्चन हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर वन में दिया है तो जीके नहीं है, जीके में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं इसके। पीटीआई आज भी आपको जब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें दिख जाता होगा माइक उसका, पीटीआई का। तो ये कब रजिस्टर्ड हुई थी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? सर पता नहीं है इसका तो, अच्छा, पता सी नहीं। लग रहा है। सी लग रहा है, दोनों करेक्ट हो गए, ठीक है। और कुछ पता हो शिवांगी जी या सारी तान्या को? नहीं सर, ओके, यही ठीक है, कर इसको हम दीजिए। लगाते हैं। ये तो करेक्ट नहीं है इसमें से, यानी एक करेक्ट है, पहला ही करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक प्रीमियर न्यूज एजेंसी है, ये तो हम जानते हैं। जब आप देखिए, कभी भी आप देखिएगा कि अभी भी जब माइक लगे रहते हैं जैसे किसी, तो उसमें पीटीआई लिखा रहता है कुछ माइक्स पे, तो वो पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ही माइक होता है। तो वो न्यूज एजेंसी है, और इंडियन रेलवे के रीच से जो है, मतलब
having a reach as vast as the Indian Railways, and it employs more than 400 journalists and 500 stringers to cover almost every district and small town in India. PTI was registered in 1947, 1947 में रजिस्टर्ड हुई थी और 1949 में फंक्शनिंग करना स्टार्ट किया था इसमें, ठीक है। Which of the following statement does not reflect a trait of effective learners? इनमें से कौन सा नहीं रिफ्लेक्ट करता है एक करेक्टरिस्टिक ट्रेट कह लें या करेक्टरिस्टिक कह लें इफेक्टिव लर्नर्स का? हिंदी में देखना चाहें तो बताइएगा, हिंदी में दिखा देंगे। हाँ सर बता दीजिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षार्थियों की विशेषता को प्रतिबिंबित नहीं करता है? सी होगा सर। हम्म, यस सर, सी मुझे भी लग रहा। हाँ सर। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक इफेक्टिव लर्नर कभी भी ये नहीं सोचता है कि मतलब वो संतुष्ट हो गया है और संतुष्टि नहीं पड़े, बल्कि क्यूरियोसिटी लिखा हुआ है तो क्यूरियस रहता है लेकर के चीजें। ओके, इसको एक मिनट में पहले इंग्लिश में दिखा देता हूँ। आइडेंटिफाई द रीजनिंग ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट। द रोड हैज बिकम more slippery after the rain as the oil and dirt haven't washed away. जो रोड थी वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गई थी क्योंकि बरसात हुई थी और उसमें तेल मतलब गिरा हुआ था और डर्ट थी, वो दोनों वाश नहीं हुए थे, मतलब हटे नहीं थे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फिसलन भरी हो गई थी। तो ये किस तरह का आर्गुमेंट है? तो पानी वर्षा है और उससे हिंदी में यही कर दीजिए सर। हाँ, हिंदी में कर दे। ठीक है, तो वर्षा के पश्चात सड़क अधिक फिसलन भरी हो गई है क्योंकि सड़क पर उपस्थित तेल और गंदगी अभी भी साफ नहीं हुई। सी लग रहा है। ओके सी लग रहा है मुझे। हाँ सर मुझे भी। ओके, तो सी को लगाते हैं, बट ये सही नहीं है। स्पष्ट सर ए होना चाहिए सर। ए अलंकारिक। ओके, ये भी नहीं सही है। ठीक है, तो बी और डी अभी आपके पास ऑप्शन है। सर इंग्लिश में कर दीजिए। इंग्लिश कर देते हैं। अबडक्टिव एंड सर्कुलर। फिर सर डी फिर बी होना चाहिए सर। हम्म, हाँ क्योंकि सर बी सर लगाइए। ओके, हाँ बी सर लगा दीजिए। बी सही है। ठीक है, अबडक्टिव है ये। ये गिवन आर्गुमेंट अबडक्टिव क्यों है? क्योंकि एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जा रहा है। जब भी कोई आर्गुमेंट कंक्लूजन तक ले जाता है, मतलब कंक्लूड कर दिया जाता है उस आर्गुमेंट में, तो वो अबडक्टिव हो जाता है। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि रोड जो है वो स्लिपरी हो गई है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो ऑब्जर्वेशन यही किया जा रहा है, इस वजह से ये जो है। ठीक है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग हालांकि अभी तो इतना ध्यान में है नहीं, इस तरह की चीज़ें तो है। ओके, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाला शायद ये कुछ नहीं, ये
हाँ वही मतलब प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन है। नो टाइगर इज अ पैंथर इज टेकन टू बी ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन बी फॉल्स। कोई भी टाइगर पैंथर नहीं है, इसको सत्य मान लिया, तो कौन सा प्रपोजिशन फॉल्स होगा? सी होगा सर। कि शिवांगी जी ने चूज कर लिया अपना ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ, सी। जी, अ, सारिका एंड तानिया आप लोग भी बताएं। नो टाइगर इज अ पैंथर। यस सर, लॉजिकल। सी होगा। ओके। हाँ सर, सी होगा। ओके सी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, क्योंकि कोई टाइगर जब पैंथर नहीं है तो सारे के सारे टाइगर पैंथर कैसे हो जाएंगे? और कुछ टाइगर भी पैंथर हो ही नहीं सकते, क्योंकि साफ साफ प्रपोजिशन दिया हुआ है कोई टाइगर पैंथर नहीं है। ठीक है, ये सिलोगिज्म वाला नहीं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाला क्वेश्चन है। ऑल कार्स आर ergonomic, some cars are not ergonomic। तो ये स्क्वायर ऑफ ये अपोजिशन, हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। ओके कॉन्ट्राडिक्टरी। जी सर, ओके, सी होगा। आई थिंक यस राइट। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि क्रॉस बन रहा है, ए ई आई ओ होता ही है और क्रॉस बन रहा है। ठीक है, देखिए इस समय जो ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के पूछ रहा है, इसी टाइप से इजी ही आ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाया जा रहा है, तो इसी टाइप से आपका प्रिपरेशन रहेगा। फैलेसी है ये। व्हेन शी वाज compelled to tear the answer sheet, her eyes were welling with the tears, welling with tears। तो इसको हिंदी में दिखा दें अगर आप कहें तो, हो सकता है आप नहीं समझ में आ रहा हो। दिखा हाँ दीजिए। हिंदी में दिखा देते। जब उसे उत्तर पुस्तिका फाड़ने के लिए मजबूर किया गया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो इंग्लिश में कर दीजिए। हाँ इसको इंग्लिश में कर देते हैं, ये तो खैर समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है। सर इसका आंसर फोर्थ हम्म, होना चाहिए। हम्म, वैसे अगर एग्जाम में देखे तो हम सी कर पाएंगे। हम्म। जो इक्विवेकेशन फैलेसी होती है उसमें दो शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं। हम्म, तो अगर हम इंग्लिश में पढ़ें टीयर्स और यहाँ टीयर्स का मीनिंग अलग अलग होगा, हम्म, यही फैलेसी होनी चाहिए। सही कहा आपने, क्योंकि इक्विवोकेशन का मतलब यही होता है एक बात को अलग अलग ढंग से कहना, बात एक ही है, शब्द एक ही है, उसको इक्विवोकेट करना, यानी एक ही चीज को अलग अलग जगह पे मीनिंग उसकी अलग होगी। हाँ सर, डी ही हाँ होगा। मैं भी वही ढूंढ रही थी कि मतलब हाँ थोड़ा हाँ, अलग लग रहा था मुझे। नहीं सही कहा आपने, सही सोचा। और क्योंकि इक्विवोकेशन का मतलब ही यही होता है कि एक बात को मतलब एक ही चीज को आप अलग अलग उसकी मीनिंग अलग अलग हो रही है। यहाँ पे जैसे एक समय तो वो आंसर सीट को फाड़ रही है, टीयर कर रही है, और एक मतलब दूसरे स्टेटमेंट जो कॉमा के बाद है तो उसमें वो रो रही है, तो दोनों में टीयर्स का मतलब अलग अलग है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इक्विवोकेशन हो गया। थोड़ा सा एनालॉजी मतलब वो कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एनालॉजी का मतलब भी होता है थोड़ा कंपैरिजन, मतलब सेम पैरेलल चीजें उसी के संबंध में दिखना। ठीक है, उसी के समकक्ष।
तो वो चीजें। यहाँ पे भी स्क्वायर ऑफ अ पोजीशन पूछा है, सम चीज कंटेन फैट्स एंड सम चीज डू नॉट कंटेन फैट्स। बी होगा सर। ओके, सब अल्टरनेशन। ओके, नहीं सर, सब हाँ हाँ, कॉन्ट्री होगा, डी होगा। ओके हाँ सर डी होगा। ओके, यस यस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सम लिखा हुआ है यानी कि पार्टिकुलर है, और पार्टिकुलर है तो सब है यानी कि आधा अधूरा चीजों की बात करी जा रही है, और सब कॉन्ट्ररी आ जाएगा। ठीक, ओके। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द ओजोन प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो किस लेयर पे ये तान्या? सर बी होगा। स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, यस सर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। यस सारिका, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर के, कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए ही बनाया गया है, और 1987 में फाइनलाइज्ड हुआ था, और ये स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है उसमें जो डिप्लीशन है उसको रोकने के लिए खास तौर पे किया जाता है। इसको 1987 में अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी के थ्रू। ठीक है, और इसमें 198 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, ओके, और बाकी चीजें एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स is credited with the coined the term action research? डी होगा सर। बी आप लोगों ने कहा? फोर्थ लेविन। डी। हाँ सर। अच्छा डी, ओके, कोर्ट लेविन। ओके, कोर्ट लेविन ने कॉइन किया था टर्म एक्शन रिसर्च 1944 में, और 1946 के पेपर एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम उन्होंने डिस्क्राइब किया था एक्शन रिसर्च को। ठीक है, कोर्ट लेविन। जॉन डेवी क्या है? जॉन डेवी एक अमेरिकन फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनल रिफॉर्मर है। ही वाज एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड प्रैग्मेटिक फिलोसफी। ठीक है, तो प्रैग्मेटिक फिलोसफी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी लोग तो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं। ओके, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद रिसर्च? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अभी जीडीसी वाले पेपर में भी और जेआरएफ में भी आ सकता है। ये थोड़ा करंट अफेयर टाइप का है। इस बार ये चीजें हम आपको करा देंगे, आईसीटी वाली बहुत सारी ऐसी चीजें। आईसीटी के भी क्वेश्चन ये लोग बहुत अच्छे बना रहे हैं, मतलब ठीक ठाक बना लेते हैं, तो उसको हम कराने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। जो भी ये रिसर्च और इस तरह की स्कीम और गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है इस समय, नई नई चीजें वो करानी। तो इसमें भी लग रहा है। ओके ओके, तो यस तान्या एंड सारिका आप लगा दीजिए सर। ओके, नहीं पता है, चलिए देखते हैं इसको। बी तो नहीं सही है। अब दूसरा कोई भी ऑप्शन क्या चूज कर लेते हैं। सी भी नहीं सही है, अब ए और डी है, तो चलिए ए लगा लेते हैं। ए सही है। आइए देख लेते हैं ये कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत सरकार ने करी हैं और जो जुड़ी हुई हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रिसर्च से जोड़ती हैं। पहला है UAY, जिसको उच्चतर आविष्कार योजना कहते हैं, टू प्रमोट इनोवेशन ऑफ अ हायर ऑर्डर दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट द नीड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड देयर बाई इम्प्रूव द कम्पिटेटिव एज ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन इंडस्ट्री। ओके, ये प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है जो इंडस्ट्री की नीड होती है, और इम्प्रूव करता है कम्पिटेटिव एज को इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इंडस्ट्री में। ठीक है, तो यानी कि जो भी इनोवेशन इंडस्ट्रीज से संबंधित होता है, उच्चतर आविष्कार योजना के तहत जो है उसमें प्रमोशन हो रहा है इनोवेशन का। दूसरा है एनलिस्ट।
एनलिस्ट नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट प्रोवाइड एक्सेस टू जनरल, जो भी जर्नल्स होते हैं, ई बुक्स होती हैं, अदर रिसोर्सेस होते हैं कॉलेज के लिए भारत में, उसमें ये अपना योगदान कर रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत चल रहा है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी टू एक्सटेंड ई रिसोर्सेज टू कॉलेज इन इंडिया। फिर तीसरा है KVKS यानी कृषि विज्ञान केंद्र, ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है जो कि सेंटर है, स्टेब्लिश करता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको स्टेब्लिश करता है। और ये मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक और इसको इम्प्रूव करने के लिए जो है बनाया गया है, ठीक है, ताकि फार्मिंग प्रैक्टिसेस इम्प्रूव हो। ई नाम क्या है, ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और ये एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट है एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के लिए, जो अलाउ करता है फार्मर्स को कि अपने जो है प्रोड्यूस करें जो चीजें, उसको यहाँ पे डायरेक्टली जो है बायर्स तक बेच सकते हैं। ओके, फ्लिप्ड क्लासरूम है, सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग, टीम टीचिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग। सर बी होगा। ओके, यस, हाँ सर भी हो। यस तान्या, आपको भी बी लग रहा है? Yes, sir. ओके, ओ सॉरी, बी, हाँ। तो सही है, ठीक है। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होती है? फ्लिप्ड क्लासरूम जो होती है, स्टूडेंट लर्न करते हैं बेसिकली अपने घर में बैठ करके, वीडियो से, रीडिंग से, प्रैक्टिस से कोलैबोरेट करते हैं क्लास में। दूसरा सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग क्या होती है? करके सीखना होता है, मतलब इसमें इंप्रेसिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस होता है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो होता है जो स्किल को डेवलप करने में मतलब मदद करता है। और फिर सी जो है टीम टीचिंग है। टीम टीचिंग है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 2 या मोर टीचर्स होंगे जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग, डिलीवरिंग स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे क्लास का एनवायरनमेंट। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या चीज होती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग एक तरीके से शेयर करता है ओरिजिनल आइडिया इन अ ग्रुप टीम टू प्रोड्यूस अ डाइवर्स रेंज ऑफ सोल्यूशन एंड स्टिमुलेट इनोवेटिव थिंकिंग, ठीक है। सो ये है। इसको रहने देते हैं, टाइम लग जाएगा काफी, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शोध शुद्धि इज और आर ट्रू? ऑप्शन ए लग रहा है। हाँ सर मुझे दे। ओके, तानिया आपको भी ए लग रहा है? कर दीजिए सर. यही सही है। और इसमें जो शोध शुद्धि है वो पेलाजियरिज्म की पहचान के लिए जो है भारत सरकार ने बना रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है ये। और इसमें जो पेलाजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करा जाता है वो सारी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन भारत में प्रयोग कर सकती हैं। 1 सितंबर 2019 से ये लागू हुआ है। 1000 प्लस इंस्टीट्यूशंस हैं, और जिसमें सेंट्रल, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी शामिल है। तो कोई मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं ऐसा नहीं है।
बल्कि भारत की सारी यूनिवर्सिटीज लगभग इसका प्रयोग कर सकती हैं। ठीक है, 2019 में किया गया ये चालू। ठीक है, शोध शुरू। ये तो कॉम्प्रिहेंशन है। ये मैथ का क्वेश्चन है। Which of the following is not the part of 7 C's of communication? इनमें से कौन सा नहीं है? कैसी लग रहा है? कंसाइज। हाँ सर, मुझे भी सी लग रहा है। सर डी होना चाहिए। कंपैटिबिलिटी। ठीक है, कंसाइजनेस नहीं। कंसाइज तो होनी ही चाहिए, कम्युनिकेशन मतलब कंसाइज होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, सर एआई वाले क्वेश्चंस करा दीजिए, फिर सारी का चली जाएगी। हाँ, तो एआई वाले क्वेश्चंस कराने थे। ये क्वेश्चन कर लें। ठीक है, ये अपीयर्ड हो गया है आपके सामने। बाकी मैं एआई वाला लगाता हूँ, तो ये वाला करें। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एट लाहौर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया। सोचें इसको, तो मैं तब तक उसको ऑन कर। सर ए लग रहा है मुझे भी। ओके, ए लग रहा है आपको। ओके, वेट मिनट, और बाकी लोग देखें, मैं थोड़ा सा उसको ऑन कर रहा था। हाँ, तो चलिए, इसका आंसर आप लोगों ने ए आप बता रहे हैं। सारिका ने बताया था। शिवांगी जी और तान्या, आपको क्या लग रहा है? फिर हम एआई वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ल्यू डिमो से संबंधित है। यस, पंजाब यूनिवर्सिटी है लाहौर में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हुई थी कॉलोनियल रूल इन इंडिया, और मेन रीजन एस्टेब्लिशमेंट का था इंक्रीजिंग डिमांड इन देयर these places of for higher education including oriental as well as modern European education। तो क्या दोनों सही हैं? पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला, ए होगा सर। दोनों सही बता रहे हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है कॉलोनियल रूल के दौरान ही स्टेब्लिश हुई थी भारत में, और उसका मेन रीजन था वहाँ पे डिमांड थी हायर एजुकेशन की, ओरिएंटल एजुकेशन की, मतलब जो मॉडर्न यूरोपियन एजुकेशन उस समय हुआ करती थी उस दौरान। ठीक है, वेस्टर्न स्टाइल में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और इंडियन फिलोसफी भी पढ़ाई जा रही थी उस समय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। तो अभी एआई वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। ल्यू डिमो के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हमने कहा ही था ल्यू डिमो के ऊपर बेस्ड होंगे। हाँ, तो क्वेश्चन पहला है, विच लीडिंग सोशोलॉजिस्ट एंड Kritist served as the mentor for Lou Demo at the beginning of his academic career in the 1930s। कौन से लीडिंग सोशलॉजिस्ट या संस्कृतिस्ट
थे जो सर्व करे थे मेंटर के रूप में, मतलब लियो डिमो के लिए उनके शुरुआती दौर में। क्लॉडी लेवी स्टोरस, मार्सले मॉस, एमएन श्रीनिवास, इवान प्रिचार्ड। इनको एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया होगा शुरुआत में। सर ए। क्लॉडी लेवी स्टोरस, ओके। यस, सारिका एंड तानिया। ओके, यही लग रहा है तानिया आपको। ओके, सारिका भी ठीक है, लगाते हैं। ए नहीं है आंसर। मार्सले मॉस। Dumont began his study under the guidance of prominent French sociologist whose teaching generated Dumont's initial interest in India. Marcel Mauss हैं। Dumont dedicated one of his monograph to this scholar. He was not his primary academic mentor during the 1930s. 1930 में ये प्राइमरी इनके एकेडमिक मेंटर नहीं थे, हालांकि इन्होंने एक मोनोग्राफ लिखा है जो है क्लॉडी लेवी स्टोरस के बारे में, लेकिन मार्सले मॉस की वजह से ये जो है। Dumont argued that sound sociology of India must lie at the confluence of which two disciplines? ये थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि एआई तो कुछ भी बनाता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल भी रहे हैं आजकल पेपर्स में। ये मतलब क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा। हाँ इंडोलॉजी तो होगा, हाँ फिर हाँ, बी लग रहा है। बी वाला सोशियोलॉजी एंड इंडोलॉजी, ओके। हाँ, क्योंकि इन्होंने इंडिया को जो स्टडी करी थी वो इंडियन पर्सपेक्टिव से करी। हाँ सर, बी कर दीजिए। सही है, सोशियोलॉजी एंड इंडोलॉजी, क्योंकि ड्यूमो जो है बिलीव्ड करते थे अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी कंबाइनिंग स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एनालिसिस ऑफ क्लासिकल लिटरेरी टेक्स्ट का प्रयोग किया था इन्होंने समझने के लिए। इन ड्यूमो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच टू द कास्ट सिस्टम, what is the fundamental binary opposition that defines the hierarchy? डी होगा सर। I think yes, it is clear, मतलब इसमें कोई शक वाली बात नहीं। प्योरिटी पोल्यूशन इन्हीं का कंसेप्ट है। होमो हरारिकस में ये बताते ही हैं, दो पोल हैं, प्योरिटी है, पोल्यूशन है, ठीक है। Which of Liu Dimo works is considered his magnum opus, यानी कि बहुत बड़ा काम बताया जाता है, and focuses specifically on the caste system and its implication, sorry. सर डी होगा, होमो हायरार्कस। यस, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा काम इनका होमो हेरारिकस ही रहा है। 1966 में ये पब्लिश्ड हुई थी बुक, और इनका थ्योरेटिकल वर्क रहा है जिसमें हेरारिकी को कार्डिनल एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल से इन्होंने बताया है इंडियन सिविलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डूमो एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटस एंड पावर, हाउ इज द किंग पोजिशन्ड रिलेटिव टू द प्रीस्ट इन हिंदू सोसाइटी? डूमो की जो एनालिसिस थी स्टेटस और पावर को लेकर के, उसमें जो राजा है उसकी पोजीशन क्या होती है रिलेटिव टू जो जो प्रीस्ट होता है, जो पंडित होते हैं जो हिंदू सोसाइटी में, उन, ठीक है, जो पुजारी होते हैं हिंदू सोसाइटी। बी लग रहा है मुझे। द किंग इज सबऑर्डिनेट टू द प्रीस्ट। सर सी लग रहा है। ओके, आपको डीमो के अकॉर्डिंग बताना है। यस्तानी, आपको भी बी लग रहा है या सी? सर सी लग रहा है। ओके, सी लग रहा है तो पहले सी को लगाते हैं। सी नहीं, बी जो आंसर शिवांगी जी बता रही थी वही सही है।
ठीक है, किंग जो है सबॉर्डिनेट होते थे प्रीस्ट के, क्योंकि प्रीस्ट की पोजीशन हायर होती थी ना। पुजारी जो होते हैं, ड्यूमो कहते थे कि उनकी पोजीशन समाज में हायर है, जबकि राजा के पास मतलब अ, बहुत ज्यादा मतलब धन होता है और एक पूरी प्रजा उसके अंतर्गत होती है, लेकिन फिर भी राजा भी जो है अपने सर जो है झुकाता था पुजारी के सामने। तो रिचुअल स्टेटस के अकॉर्डिंग जो ये चीजें हैं। What term does Dumo use to describe the contemporary change where caste become impenetrable blocks that complete with one another? इम impenetrable blocks का मतलब होता है कि जिसके अंदर प्रवेश ना कर पाए, मतलब बहुत ज्यादा सख्त है, उसके अंदर कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती है। और कास्ट एक ऐसी चीज, यहाँ पे ये कहने की बात, मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज यू यूज टू डिस्क्राइब कंटेम्परेरी चेंज, जो आज के समाज में देखने को मिलता है कि कास्ट जो है ऐसी चीज है जिसमें कोई चेंज नहीं आता है, ये एक इम्पेनिट्रेबल ब्लॉक है एक दूसरे से। तो उसके लिए कौन सा टर्म प्रयोग किया था? बी लग रहा है इसमें। सब्सटेंटियलाइजेशन ऑफ कास्ट। यस, तानिया आपको क्या लग रहा है अभी? हाँ, तो एक्चुअली मैं आप लोग के मैसेजेस अभी नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप लोग बोल देना आंसर, ठीक है? तो बी लग रहा था शिवांगी जी को, और तानिया और सारिका आपको क्या लग रहा है? सर लगा दीजिए बी। ओके, ठीक है, ये सही है। सब्सटेंटियलाइजेशन ऑफ कास्ट, दिस डिस्क्राइब द शिफ्ट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ रिचुअल इंटरडिपेंडेंस टू वन ऑफ द इंडिपेंडेंट कंपीटिंग ग्रुप्स। ये जो सब्सटेंटियलाइजेशन ऑफ कास्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें ये वही चीज बता रहे हैं कि एक सिस्टम जो बना हुआ है समाज में, उसमें शिफ्ट होता है। रिचुअल इंटरडिपेंडेंस जो होती है, जो एक प्रथाएं होती हैं, सभ्यता होती है, एक दूसरे के ऊपर जो है इंडिपेंडेंट होते हैं उसमें, और कंपीटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो कास्ट क्या है कि एक तरीके से इंटर पेनिट्रेबल ब्लॉक्स है, उसके अंदर कोई भी चीज घुस नहीं सकती, ठीक है, और एक दूसरे से कंपटीशन चलता ही रहता है। और वो रिचुअल बेसिस पे हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, और एक कंपीटिंग ग्रुप्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हुए भी एक दूसरे से compete करते रहते हैं, ठीक है। Demo identifies three main characteristics of caste based on Bogle's definitions. Which of the following is not one of those characteristics? Bogle's definitions पता नहीं। आप तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक समझिए डूमो के, इसने तो बोगल definition, इनमें से कौन सा नहीं है बताना है। सर ए लग रहा है मुझे। हम्म, तो हाँ, तो और लोग को भी ए लग रहा है या कुछ और ऑप्शन है? यस, तान्या एंड सरका बताएं। आई थिंक शायद आप लोगों ने इसमें दिया होगा आंसर। हाँ, बी। अच्छा, आपने बताया तान्या ने।
कहाँ गया? हाँ, तो बी बता रहे हैं और ए लग रहा है शिवांगी जी को। ठीक है, तो पहले ए को लगाते हैं। ए ही सही है, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस ये नहीं है करेक्टरिस्टिक्स। बाकी इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्क ऑन डिवीजन ऑफ लेबर है, ग्रेडेशन ऑफ स्टेटस और हायरार्की है, और सेपरेशन इन मैटर ऑफ मैरिज एंड कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्टैक्ट है, ठीक। इन हिज क्रिटिक ऑफ ट्यूमो व्हाट डज गिलार्ड ब्रेमन 2001 argue regarding the relationship between power and status? ऐसे क्वेश्चन ये बनाएगा एआई, अब इसको तो हम उस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन आप थोड़ा सोचिए। ए होगा सर। Okay. हाँ, तो ये तो ऑप्शन चूज कर लिया है शिवांगी जी ने, और यस तानिया, आपको क्या लग रहा है? ए ही लग रहा है, ओके आपको, ओके। ओके, तो ए को लगाते हैं, ए सही आंसर है। इन हिज क्रिटिक ड्यूमो व्हाट डज गिलार्ड ब्रेमेन 2001 आर्ग्यू रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड स्टेट। वो यही कहते थे कि जो है दो पोल्स हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, इनसेपरेबल हैं, और एक वही टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन है, ठीक है, करते थे। ड्यूमो distinguishes between temporary and permanent impurity. Which of the following is cited as an example of a situation causing temporary impurity in various culture? आपको इसमें यह ध्यान देना है कि डेमो वैसे टेम्पररी और परमानेंट इम्प्योरिटी के बीच में जो है फर्क बताया था। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो नीचे दिया हुआ है वो टेम्पररी इम्प्योरिटी को बता रहा है? थोड़े अजीब क्वेश्चन हैं, लेकिन सर ए ये लग रहा है। हाँ, हाँ, मुझे डी लग रहा है, ए बी सी हाँ, मतलब ओके, एक जैसे ही है। ओके, तो सर डी ओके, ही कर दीजिए। ओके, ओके, इसमें आंसर है बर्थ एंड डेथ, ठीक है। ए बी सी सही कह रही थी शुमांगी जी, वो एक ही जैसे हैं, बर्थ एंड डेथ अलग है। बर्थ और डेथ टेम्पररी इम्प्योरिटी होती है, मतलब जानते ही हैं कि जब बच्चा पैदा होता है या जब किसी की डेथ होती है तो उसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटी देखने को मिलता है। ड्यूमो नोट दैट इवन like birth or death result in temporary circulation or ritual impurity even in non-Indian society। non-Indian society में भी ये देखने को मिलता है, इंडियन सोसाइटी में तो देखने को मिलता ही है। तो बर्थ और डेथ इन्होंने टेम्पररी इम्प्योरिटी बताया था, बाकी तो परमानेंट इम्प्योरिटी में आते हैं और जो चलते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्यूमो, how does Indian holism contrast with the modern Western ideology? सर बी लग रहा है। Hmm. Holism emphasizes individual freedom and democratic choice. Okay.
कर दीजिए सर, इसका आइडिया नहीं है मुझे। गलत है। होलिज्म प्रायोरिटाइज द कलेक्टिव नेचर ऑफ मैन ओवर द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ड्यूमो ने डिफाइन किया था इंडियन सिस्टम को बाय द प्राइमेसी ऑफ द सोशल गोल एंड कलेक्टिव्स वेयर द वेस्ट फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी। देखिए वेस्ट जो है वो तो फोकस करती है इंडिविजुअलिज्म में और इक्वालिटी में। भारतीय समाज में जो है मोस्टली सोशल गोल्स होते हैं और कलेक्टिव होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं होते। तो होलिज्म जो है कलेक्टिव नेचर है, जो कि भारतीय नेचर है वेस्टर्न आइडियोलॉजी के मतलब रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे वही चीज उस क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। ओके, तो 6 ही क्वेश्चन सही हो पाए, 4 रॉन्ग हुए थे इसमें 10 में से, ठीक है। कि कुछ क्वेश्चंस और हैं जिमो से ही संबंधित हैं, वो भी एक बार कर लेते हैं, एआई ने ही बनाया। ये तो थे ही। अभी 10 क्वेश्चन और हैं, तो इसके भी आंसर खैर फटाफट आप लोग दे लेंगे। अकॉर्डिंग टू the provided text, what is the central ideological principle Leo Demo identified as the foundation of Indian caste system in his work Homo Hierarchus? ए होगा सर। हाँ कर दिया। ठीक है, इसमें शक वाली बात नहीं है। Which two discipline did Leo Demo advocate for combining to achieve a comprehensive understanding of Indian society? बी। ठीक है, अभी ये आया ही था, वहां पे देखिए दूसरे तरह से पूछा था, यहाँ दूसरे तरीके से क्वेश्चन वही। What significant life event interrupted the Leo Demo academic career in the mid 1930s and led him to study German? हालांकि ये तो इनकी पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन है। लेकिन हालांकि ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर लोग जब भी ल्यू डिमो को पढ़ाते हैं या बताते हैं तो बता देते हैं ये चीज। सी लग रहा है मुझे। हाँ सही है, तो कर ठीक है। दीजिए सर। हाँ सही है, क्योंकि इनको जो है क्या था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुई थी तो इनको जो है प्रिजनर यानी बंद कर लिया गया था वार में, ठीक है। तो ये बंदी हो गए थे जर्मन, हैम्बर्ग पड़ता है वहां पे, इनको बंद कर लिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। In Dumo framework, how does Indian holism contrast with Western individualism? ये तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसी से संबंधित है। ये होगा सर। ओके, तो सी, यस आई थिंक सी, नहीं अरे सी, हाँ सी नहीं सही है। होलिज्म वैल्यू द सोसाइटी एज अ होल ओवर इंडिविजुअल while individualism sees the individual as the primary value। देखिए होलिज्म का मतलब है कलेक्टिव, इंडिविजुअल नहीं। और इंडिविजुअल जहां पे है वहां वेस्टर्न आइडियोलॉजी है ड्यूमो के हिसाब से। और जहां पे कलेक्टिव की बात करी जा रही है, जहां पे बात करी जा रही है होलिज्म की, यानी होल, सब कुछ सबको साथ लेकर के चलने की, तो वहां पे भारतीय संस्कृति आ जाती है, ठीक है। What was one of the major criticism of Dumo work on the caste system as mentioned in the text? कौन सा मेजर क्रिटिसिज्म था जो ड्यूमो के वर्क पे कास्ट सिस्टम पे? बी लग रहा है। ओके, यस, शिवांगी जी आपको भी बी लग रहा है? लगाते हैं इसमें। हाँ सर कर दीजिए। सही है। इन्होंने ट्रेडिशनल टेक्स्ट के ऊपर तो काम किया था, लेकिन
इंडियन सोसाइटी को एक तरीके से मतलब करेक्टराइज्ड नहीं कर पाए थे। करेक्टराइज इंडियन सोसाइटी एज अ स्टैग्नेंट, मतलब वो कहते थे कि इंडियन सोसाइटी स्टैग्नेंट है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रोग्रेस या ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं और क्रिटिसिज्म रहता है। तो ये है, ठीक है। Dumo concept of the disjunction of status and power in the caste system refers to what idea? सर ए लग रहा है। हम्म, ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ भी हाँ सर फ्रेम ए। किए हैं, थोड़े से अलग किए हैं। ए है, अभी पिछले वाले उसमें हमने किया था, इसी टाइप से क्वेश्चन था वहां भी, लेकिन दूसरी तरीके से फ्रेम किया था। इन कोलेबोरेशन विद डेविड पोकॉक, ल्यू डिमो was founding editor of which influential journal? शायद ए है। हाँ ए या डी में से एक है। राइट, ठीक है। इंडियन सोशियोलॉजी को कंट्रीब्यूशन करने में डेविड पीकॉक के साथ इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था और जर्नल का नाम था कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी, ठीक है। ड्यूमो वर्क होमो equus serves as a contrast to Homo erectus. What does Homo equus primary analyze? Homo equus क्या चीज है, वही पूछ रहा है। इन्होंने दो कंसेप्ट को दिया था, होमो हेराडिकस और होमो एक्विलस था उसमें से। ए बी होगा। बी होगी। हाँ सर भी होगा। ठीक है, तो द राइज ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड इक्वालिटी इन द वेस्ट, जिसकी बात अभी हमने पिछले उसमें होलिज्म वाले में करी। तो होमो इक्वालिस का मतलब यही है कि जैसे आप अगर यूरोप को देखें तो वहाँ वेस्ट में, तो प्रॉब्लमेटाइज्ड द वेस्ट और एग्जामिन करते हैं आइडियोलॉजिकल प्रोपोजिशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भारतीय सिविलाइजेशन से कंपेयर करके, और उसमें इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा दिखता है, इक्वालिटी का कंसेप्ट ज़्यादा दिखता है। हाउ डिड Dumo view the significance of the village as a unit of study in India evolve over time? तो ड्यूमो किस तरीके से विलेज को देखते थे, एक स्टडी जो भारत में करी जाती है, कितना इवॉल्व हुई है समय के साथ? बी लग रहा है सर। सर बी लग रहा है। ओके, बी आप दोनों को लग रहा है और बी को लगाते हैं, ठीक है, सही है। ही लुक डाउन अपॉन एंड क्रिटिसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेज एज द प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ड्यूमो मतलब विलेज जो है उसको इस तरीके से देखते थे कि एक एक सिद्धांत है सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो उनका टेक्स्ट है 1974 में उन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी विलेज के बारे में, ठीक है, कि विलेज एक तरीके से मतलब आप क्रिटिसाइज कर सकते हो विलेज को, किसके सिद्धांतों पे, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन के। इसको और भी पढ़ने वाला है। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, what is Demo explanation for how a hierarchical system which seems disadvantageous to those at the bottom is perpetuated? जो हेरारिकल सिस्टम है, पदानुक्रम सिस्टम की जो ये बात करते हैं होमो हेरारिकस में, उसमें एक चीज दिखती है डिसएडवांटेज, जो नीचे रहते हैं। तो ड्यूमो क्या एक्सप्लेन करना चाहते थे, जो नीचे रहते हैं, जो डिसएडवांटेज में रहते हैं, बॉटम में?
लास्ट वाला ऑप्शन लग रहा है डी में। हम्म, आजकल ऐसे क्वेश्चनों का ज्यादा चलन है जो थोड़ा से आपका टाइम वेस्ट कराएंगे, लंबे होंगे। और ओके, तो डी लग रहा है शिवांगी जी आपको भी? नहीं सर, मुझे तो ए और बी में से समझ नहीं आ रहा। आप डी कर दीजिए कोई। कि पहले डी करते हैं तो अपने आप को पता चल जाएगा डी ही सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि ड्यूमो एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जो हेरारिकल सिस्टम है उसमें जो नीचे यानी बॉटम में रहते हैं डिसएडवांटेज जो सेक्शन है, दोज लो इन द सिस्टम यूनिवर्सली सी एट अ डिसएडवांटेजियस एंड ऑब्जेक्ट टू इट। जो नीचे रहते हैं वो हमेशा जो है यूनिवर्सली कहीं भी आप देखें तो अपने आप को डिसएडवांटेज ही समझते हैं, ऐसा उनका मानना रहता है, ठीक है। और मतलब ऑब्जेक्ट करते हैं सिस्टम को कि सिस्टम की वजह से और मैनर्स की वजह से और उन्हीं के ऊपर अप्लाइड होती है ये चीजें। दैट इज वाई दे फील डिसएडवांटेजियस, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हुआ इसमें, ठीक है। तो खैर इसी के थ्रू हम जो इंडियन सोसाइटी के ऊपर जितने थिंकर्स ने करा है, जिसमें ए आर देसाई, योगेंद्रा सिंह, लियो ड्यूमो आज किया, कल हम डीपी मुखर्जी को कर लेंगे, ठीक है। तो एआई वाले क्वेश्चंस करने से थोड़ा से हमको कम समय में इन थिंकर्स के बारे में पता भी चल जा रहा है और थोड़े नए क्वेश्चन भी मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो कल हम डीपी मुखर्जी कर लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन उधर बचे हुए हैं, आज हमने सोशियोलॉजी के उधर क्वेश्चन नहीं किए, पेपर 1 के क्वेश्चन किए, तो वो भी ठीक रहे। और जैसे तानिया आप मतलब डिसाइड कर लें आपको जैसा ठीक लगे जो एग्जामिनेशन देने को। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप जीडीसी का ही परीक्षा दीजिए, और नहीं लग रहा है तो आप बीएड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसी आशा थी कि शायद डेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि मतलब जिस तरीके से पिटीशन कल बता रहे थे वो मुझसे भी पैसे लिए गए, तो मैंने भी पैसे दिए अपनी तरफ से दायर करने के लिए पिटीशन, और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया, आधार कार्ड भी दिया, जो उनको आवश्यकता थी मैंने दिया। लेकिन अब जैसा आप बता रहे हो, आपने जो वो वीडियो भेजा और उसमें जैसा वो कह रहे थे, तो उस हिसाब से तो देखने में मिल रहा है कि नहीं होगा, शायद पोस्टपोन्ड। और बीएड का तो कल छोड़ के परसों एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, तो शिवंगी जी आप एडमिट कार्ड परसों डाउनलोड कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपकी सिटी में ही हो, वैसे तो होना चाहिए, ऐसा तो अलग नहीं भेजना चाहिए यूपी बीएड के सेंटर को, सर इस लेकिन देख एग्जाम में मतलब कितने मार्क्स लाने होते हैं, या सिर्फ मतलब अगर प्राइवेट कॉलेज में करना है तो सिर्फ अटेम्प्ट देना होता है? ये मैं बता अभी तो नहीं सकता आपको, मैं पहले इस चीज़ को देख लूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है क्या कट ऑफ रही थी और किस कट ऑफ में आपको सरकारी या अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। मुझे प्रीवियस कट ऑफ पहले देख लेने दीजिए, और जो मुझे पता चलेगा मैं ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से थोड़ा बहुत तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और जो है देखते हैं, हम तो खैर कराएंगे ही, अभी मैथ का पार्ट करा देंगे थोड़ा से, 3 दिन जो इसमें बचे हुए हैं तो उसमें मैथ वाला पार्ट करा देंगे। और मैथ वाले पार्ट में हमने टाइम वर्क करा दिया है, परसेंटेज थोड़ा कराया है, थोड़ा डीआई कराया था। तो ये पार्ट हो गया है। जीके वाला पार्ट कल कॉन्स्टिट्यूशन वाला कराया था, उससे भी थोड़ा संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, पॉलिटी वाले से आएंगे, हिस्ट्री से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, मिला जुला करके आएंगे, और सोशोलॉजी भी रहेगी। बाकी हिंदी इंग्लिश रहेगी, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश तो दोनों आपको करनी होगी। तो इतने ही पार्ट रहेगा, 2 पेपर होंगे उसमें, पूरा दिन जाएगा उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे तो शायद हो सकता है कि अच्छे नंबर आ जाएं तो सरकारी कॉलेज मिल जाए, ठीक है। खैर फिर भी मैं अपनी तरफ से कट ऑफ देख लूंगा तो आपको बता दूंगा। ओके, आज यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं, सेशन को।